अच्छा देखो, लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हमने अभी तक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स देखा, ठीक है, एंड गुडविल के बारे में समझा कि गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है, किन किन सिनेरियो में गुडविल का एडजस्टमेंट चाहिए और कैसे कैसे अपन एडजस्ट करेंगे AS 26 के अकॉर्डिंग, क्या अकाउंटिंग है इंटेंजिबल एसेट्स का, गुडविल परचेज्ड गुडविल का क्या करना है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या करना है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था, राइट। अब देखो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, चैप्टर का नाम ही क्या, एडमिशन। इसका मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक पार्टनरशिप बिजनेस होगा, उसके अंदर में एक नया पार्टनर एडमिट किया जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडमिशन। इज इट क्लियर? तो जब भी कोई एडमिशन होता है, इट इज टर्म्ड एज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म। क्योंकि जब एक नया पार्टनर आएगा तो पुराना वाला जो एग्रीमेंट आपने बना रखा होगा वो तो कोई काम का भी नहीं है। बिकॉज सपोज प्रीवियसली ए और बी दो पार्टनर थे, उनके सर्टेन टर्म्स और कंडीशन था। अब नया पार्टनर यदि सी एडमिट हो जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बदलेगा एंड बाकी टर्म्स एंड कंडीशन भी तो चेंज हो जाएगा। दैट्स वाई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज नोन एज रिकंस्टिट्यूशन। अब जब जब रिकंस्टिट्यूशन होता है हमें क्या क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वो समझते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन of a partner, following needs to be calculated, adjusted or prepared। जब भी एक नया पार्टनर एडमिट होता है, अब तुम कुछ सोचो, तुम सपोज एक नॉर्मल पीजी में रहते हो, दो जन रहते हैं, अब एक तीसरा नया फ्लैटमेट आता है। तब जब वो नया फ्लैटमेट आता है तो वो क्या करेगा, वो सारा चीज देखने के बाद ही एंट्री करेगा ना। यानी जब वो फ्लैटमेट एंट्री कर रहा है तो वो आपसे पूछ लेगा कि भाई ये बता दो कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, अपन साथ में रहेंगे तो कैसे रेंट वगैरह शेयर करेंगे, कैसे वर्क शेयर होने वाला है। प्लस यदि वो जब एंट्री कर रहा है और उसको दिख गया कि फ्लैट में आपने कुछ ना कुछ टूट फूट कर रखी है, तो वो बोलता है जब अपन छोड़ के जाएंगे तो इसका पैसा मैं क्यों दूंगा, आज एंट्री करने से पहले ही आपने इतना तोड़ फोड़ के रखा है, इसका तो पैसा आप लोग को देना चाहिए। यानी आप वो क्या करता है, सब कुछ प्रॉपरली चेक करने के बाद ही आपके फ्लैट में एंट्री करेगा। सिमिलरली एडमिशन भी ऐसा ही है। बिजनेस क्या है, हमारा एक फ्लैट का तरह है, उसके अंदर हम किसी को एडमिट करें, जब कोई एडमिट होता है तो वो बोलता है भैया आप अपने बिजनेस को चेक कर लो, क्या कोई ऐसा तो नहीं है जिसका फायदा या नुकसान अभी हो रहा है जो फ्यूचर मुझे भी बियर करना पड़ेगा। इफ प्रॉफिट हो रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर मुझे देंगे नहीं, और इफ लॉस हो रहा है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर चाहेंगे दे ले ले, बट मैं दूंगा नहीं। आई बात समझ में? दैट्स वाई हम लोग बिजनेस का क्या करते हैं, रिकंस्टिट्यूशन करते हैं। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब बिजनेस की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं। जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन है, हम उसका रीवैल्यूएशन कर लेंगे। हम उसको बोलेंगे, नया वाला पार्टनर बोलेगा कि आप पहले अपनी बैलेंस शीट को ठीक कर लो, आपको जैसा लगता है कि ये इतना वैल्यू होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उसको ठीक कर लो, उसका जो भी गेन लॉस है आप लोग शेयर कर लो, उसके बाद में मैं आपका नया पार्टनर बनूंगा। इज इट क्लियर? तो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर एक इंपॉर्टेंट चीज जो हमें करनी होती है, दैट इज रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities। Revaluation of assets and liabilities। Revaluation of assets and liabilities। दूसरा, जब भी नया पार्टनर आया है, जब भी नया पार्टनर आया है, उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग मिलने वाला है,
उसको जो प्रॉफिट शेयरिंग आप लोग दोगे कहीं ना कहीं एग्जिस्टिंग पार्टनर के हिस्से में से उसके पास जा रहा है, यानी आपका कोई ना कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है अपना हिस्सा, तभी नए वाले पार्टनर को मिल रहा होगा। इज इट क्लियर? एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उसमें से कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं और कुछ पार्टनर गेन भी कर रहे हो, राइट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें चाहिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो, sacrifice gaining ratio। sacrifice gaining ratio। अब ये sacrifice ratio का मतलब क्या, कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? सेक्रीफाइस कैसे निकालते हैं? यदि पहले 10 रुपए का हिस्सा था और अभी आपको 8 रुपए ही मिलेंगे तो आप क्या कर रहे हो? 2 रुपए सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, राइट? बट मैं ऐसे बोलूं अभी 8 रुपए मिल रहा है, पहले 10 मिलता था, तो अब भी 2 सेक्रीफाइस। ये बोलने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन जब आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू करने जाते हो तब आप क्या करते हो, समटाइम्स यू गेट कंफ्यूज्ड कि अभी 8 मिल रहा है, 8 पहले 10 मिलता था, 8 माइनस 10 माइनस 2 आ रहा है, तो आप इसको क्या मानते हो, गेन मान लेते हो, उल्टा पुल्टा करने लग जाते हो, ठीक है? एंड प्लस ट्रू और फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू भी ध्यान रखना, हमेशा फाइनेंस में हम लोग पॉजिटिव में आंसर रखने का कोशिश करते हैं। वॉट एवर आंसर्स वी राइट डाउन वी ट्राई टू ब्रिंग इट एज पॉजिटिव। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ओवरड्राफ्ट वाले क्वेश्चन को भी पॉजिटिव रख के सॉल्व किया जाता है, ठीक है? उसी तरीके से सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमेशा एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन आया तो फर्क नहीं पड़ रहा है, कैसे भी निकाल लो, ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड, जैसे करना है कर लो, क्योंकि इंटरप्रिटेशन हमें पता है, राइट? बट नॉर्मली हम क्या करते हैं सेक्रीफाइस के लिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। जब भी ट्रू और फॉल्स या उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये ध्यान रखना। और गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? यस, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात अपन को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात क्या होगा, एट द टाइम ऑफ एडमिशन if nothing is mentioned about the at the time of admission, if nothing is mentioned about the sacrifice made by old partners और मतलब क्वेश्चन ये नहीं बता रहा पुराने पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और न्यू पार्टनर डज नॉट मेंशन फ्रॉम whom his share of profit is compensated। अभी तक हमने जो लिखा इसका मतलब क्या है, सपोज एक नया पार्टनर आया, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टनर थे 3:2 के लिए, एक नया पार्टनर आया 1/5 के लिए, ठीक है? नया पार्टनर आया 1/5 के लिए,
एंड क्वेश्चन खत्म। अब यहां पे नए वाले पार्टनर का जो 1/5 है कौन उसको दे रहा है कुछ बताया नहीं क्वेश्चन ने। इवन नया वाला पार्टनर खुद भी बोल देना कि मैं इससे इतना हिस्सा लूंगा और इससे इतना हिस्सा लूंगा, तभी भी बात ठीक है। या तो बिजनेस खुद बताए कौन कितना हिस्सा देगा, सेक्रीफाइस करेगा, या फिर न्यू पार्टनर खुद बोले कि मैं ओल्ड पार्टनर में से इस पार्टनर से इतना शेयर लूंगा और इस पार्टनर से मैं इतना शेयर लेने वाला हूं, राइट। ये दोनों ही बातें नहीं लिखी हुई, ना तो बिजनेस कितना दे रहा है ये बताया, कौन सा पार्टनर कितना देगा, ना ही नया वाला पार्टनर ये बोल रहा है मैं किससे कितना लूंगा। तब क्या करेंगे? यस, देन ऑलवेज old ratio will be your sacrifice ratio। कभी भी कैलकुलेट मत करना उस सिनेरियो में, नेवर एवर। आई बात समझ में? तो जब भी नया पार्टनर एडमिट होगा, एक तो हमें हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, तीसरा अब जब नया पार्टनर आ ही रहा है तो वो दो चीज लेके आ रहा होगा, क्या क्या? कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, राइट। कैपिटल लेके आया जरूरी है क्या? और लेके भी आया तो उसका कोई ट्रीटमेंट करना है क्या? नॉर्मल बिजनेस में कैश बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी साइड में नए वाले पार्टनर का कैपिटल आ जाएगा, कहानी खत्म। बट जो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, क्या उसका कुछ करना होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम बांट देते हैं। इज इट क्लियर? तो उसी को तो हम बोलते हैं एडजस्टमेंट फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और आई कैन से एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल। ऑलरेडी गुडविल चैप्टर में हमने इसका एडजस्टमेंट सीखा था। एडमिशन के टाइम में क्या करना होता है? ऑलवेज गेनर टू सैक्रिफाइसर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नया वाला पार्टनर जो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है बस उसका ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा। इफ एग्जिस्टिंग पार्टनर भी गेन कर रहा है तो हम लोग उससे भी उसका हिस्सा लेंगे, गेनिंग जितना, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को देंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा? गेनर टू सैक्रिफाइसर, गेनर टू सैक्रिफाइसर। क्लियर है? आई बात समझ में? तो हमें ऑलवेज एडमिशन के केस में गुडविल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड। व्हेन आई टॉक अबाउट एडजस्टमेंट इट मींस सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर है? चौथा चीज, एडजस्टमेंट फॉर accumulated profit, losses and reserves। adjustment for accumulated profits, losses and reserves। जब अपन डिस्कशन कर रहे थे प्रीवियस चैप्टर तो मैंने बताया था गुडविल में कि हमने एक गुल्लक बना रखा है, गुल्लक में दो पार्टनर ने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट किया है। अब एक नया पार्टनर आ रहा है, इफ यदि उस गुल्लक का हिस्सा उससे नहीं लेंगे तो फ्यूचर में तो उसको मिलेगा। तो बेस्ट रिसोर्ट क्या था? उस गुल्लक को वापस स्क्वायर ऑफ कर दो, मतलब पूरा तोड़ के खत्म कर दो। जिस पार्टनर ने जितना कंट्रीब्यूट किया था उनको वापस दे दो, और फिर कंटिन्यू करना है तो क्या करो? नया से तीनों पार्टनर मिला लो, या फिर गुल्लक के साथ छेड़खानी नहीं करना है तो क्या करो?
अभी कंपनसेशन ले लो, मतलब जो फ्यूचर में गेन करेगा उससे आज ले लो और सेक्रीफाइसिंग वाले को आज दे दो। इज इट क्लियर? तो इस तरीके का ट्रीटमेंट आपको एडमिशन में भी करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन के अंदर में अपन को करना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? एक रहेगा एडजस्टमेंट फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेज एंड रिजर्व्स। कैपिटल एडजस्टमेंट as per new profit sharing ratio. Capital adjustment as per new profit sharing ratio. मतलब पार्टनर्स क्या चाहेंगे कि उनका जितना कैपिटल है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से होना चाहिए। अभी उल्टा फुल्टा होगा, उन लोग बोलेंगे कि हम सबका रेशियो क्या होना, कैपिटल क्या होना चाहिए, एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए। तो इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ज्यादा कैपिटल है तो क्या करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ज्यादा कैपिटल है तो क्या करोगे? लेके चला जाएगा वो अपना पैसा, ज्यादा है तो, और कम है तो वो लेके आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना सीखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, सपोज तुम्हारा कैपिटल है 2 लाख, ठीक है, टीना का कैपिटल है 5 लाख, मैं नया पार्टनर आया फॉर 3 लाख रुपीज, मेरा शेयर है 1/3 और फ्यूचर में हम लोग का शेयर हो जाएगा 1:1:1। तो मैंने बोला कि हम सबका कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो इफ मेरा 1/3 के लिए 3 लाख रुपीज है तो इसका मतलब फर्म का टोटल कैपिटल कितना हुआ? 9 लाख। तो तुम्हारा भी 3 लाख होना चाहिए, इसका भी 3 लाख होना चाहिए, मेरा भी 3 लाख होना चाहिए। दैट इज एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मेरा तो 3 लाख है, तुम्हारा कितना था? 2 लाख। 2 लाख तो 1 लाख कम है, तो क्या करेगा तुम? 1 लाख और बिजनेस में लेके आएगा। वेरेस टीना का कितना है? उसका ज्यादा है 2 लाख, वो क्या करेगा? लेके चला जाएगा, उसको हम रीपे कर देंगे। इसी को बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। आई बात समझ में? तो कम से कम एक एडमिशन के, हाँ, डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट, डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट। यदि एग्रीमेंट में हमने ऐसा कोई बात नहीं लिखा तो नहीं करना पड़ेगा, लिखा है तो करना पड़ेगा, बट ये कंपलसरी है। रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, ये ट्रीटमेंट होगा ही होगा, इसका ट्रीटमेंट करना ही करना है। ये तो तब जब आपका एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो, ये तो तब जब आपका एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो। आई बात समझ में? फिर नॉर्मल है, कुछ नहीं करना, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इतना सब कुछ करने के बाद फिर से कैपिटल बैलेंस निकालेंगे तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ फर्म आफ्टर reconstitution, that is after admission। आई बात समझ में? ऐसा फील भी आता है तुम लोग को? समझ में आया? दीज आर द थिंग्स वी नीड टू लर्न एट द टाइम ऑफ एडमिशन। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। इतना ही चीज अपन ने सीख लिया तो एडमिशन डन है। इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे करूंगा तो रिटायरमेंट हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे करोगे तो डेथ हो जाएगा। तो वह थॉरोली एडमिशन करना, जितना चीज एडमिशन में वही रिटायरमेंट है और वही डेथ में रहेगा, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट रीवैल्यूएशन।
revaluation of assets and liabilities. What do you mean by revaluation? Simple सा फंडा, comparing the book value of assets and liabilities with its realizable value. Revaluation का मतलब क्या है? Comparing the book value of assets and liabilities with its realizable value. ठीक है, realizable value का मतलब in short market value. Book value का मतलब जो बैलेंस शीट के अंदर दिखाई दे रहा है, जो बैलेंस शीट में शो कर रहा है, उसी को अपन बुक वैल्यू बोलते हैं. तो कंपेयरिंग योर बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज विथ इट्स रियलाइजेबल वैल्यू. तो रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है? कंपेयरिंग द वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैलेंस शीट विथ योर मार्केट और रियलाइजेबल वैल्यू इज नोन एज रिवैल्यूएशन. इज इट क्लियर? अब रिवैल्यूएशन जब आप कोई भी चीज का करते हो, किसी भी चीज का रियलाइजेबल वैल्यू निकालते हो, कभी कभी जितना वैल्यू आपके बुक्स में दिख रहा है उससे ज्यादा मिलने का चांसेस रहता है और कभी कभी उससे कम भी मिलने का चांसेस रहता है. इज इट क्लियर? तो यदि ज्यादा मिलना है तो फायदा है और कम मिलेगा तो नुकसान है. सिमिलरली ज्यादा पे करना पड़ जाए तो नुकसान है और कम पे करना पड़े तो फायदा है. इसी को बोलते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. यहां दो चीजें, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. रिवैल्यूएशन का मतलब आप लोगों ने बोला, रिवैल्यूएशन का मतलब था कंपेयरिंग द बुक वैल्यू with realizable or market value. Comparing the book value with realizable or market value. और बुक वैल्यू का मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यूज आ रहा है उसकी बात करता है. इज इट क्लियर? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, राइट, इसको रीवैल्यू करना है. अब देखो, जब हम एसेट्स की बात करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ठीक है, जब आप कोई चीज का रीवैल्यूएशन करते हो, यानी एसेट की बुक वैल्यू को आप मार्केट वैल्यू से कंपेयर करोगे. अब बुक्स में वैल्यू है 10,000 और क्वेश्चन बोल दिया उसको डेप्रिशिएट करना है, मतलब वैल्यू को कम करना है, या क्वेश्चन बोल दिया वैल्यू को बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे. ठीक है, यानी रीवैल्यूएशन जब आप कर रहे हो या तो एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, या फिर इसके अलावा तो कुछ होना ही नहीं है. या तो हमारी एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे. एट पार वैल्यू रहा तो मतलब ही नहीं है. जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ेगा इट्स अ प्रॉफिट फॉर यू. एसेट बढ़ना है तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे या क्रेडिट? डेबिट करेंगे. एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट, और एसेट्स कम होगा तो कम करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. इज इट क्लियर? तो जब भी आपका एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, जो भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है उसका नाम डेबिट कर देंगे. अब जो भी कम हो रहा है उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं. बढ़ने से, एसेट का वैल्यू बढ़ने से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू फायदा या नुकसान है? गेन है, राइट. एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स होता है.
एज पर द जर्नल का रूल्स, या फिर जब भी इनकम बढ़ती है तो हम क्रेडिट करते हैं एज पर मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, है ना। तो यहाँ पे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है तो गेन क्रेडिट करेंगे। अब ये गेन कहां जाएगा? ये गेन नॉर्मली जब मैं गेन प्रॉफिट बोलता हूं तो मेरे दिमाग में पीएनएल अकाउंट आता है, ठीक है। बट एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी डू नॉट प्रिपेयर पीएनएल अकाउंट, बट वी रिप्लेस पीएनएल अकाउंट विद अ न्यू नेम, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बेसिकली मेरा पीएनएल का ही काम कर रहा है। पीएनएल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम्स एंड गेन्स रिकॉर्ड करते हैं। सेम चीज रिवैल्यूएशन भी करेगा। अपने क्रेडिट में रिवैल्यूएशन अपने क्रेडिट में सारा गेन्स रिकॉर्ड करेगा, वेयर एज अपने डेबिट में लॉसेस रिकॉर्ड करेगा। आई बात समझ में? तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन इज नथिंग, इट इज अ पीएनएल अकाउंट, इट्स अ रिप्लेसमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट बिकॉज पीएनएल इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। बट ये तो एडमिशन कर रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ द ईयर भी हो सकता है, तो यहां पे अपन पीएनएल नहीं बनाते, क्या बनाते हैं, रीवैल्यूएशन। पीएनएल अकाउंट का कभी भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देखा है क्या? क्योंकि पीएनएल का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है आप डायरेक्टली कहां ट्रांसफर कर देते हैं, या तो पार्टनर्स में बांट देते हैं या फिर प्रोपराइटर के पास, मालिक सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस है तो कैपिटल में चला जाता है। In short, whatever profit or loss of a business we calculate by preparing P&L account transfer to partners capital account, तो उसका कोई बैलेंस बचता ही नहीं है। तो P&L अकाउंट कौन सा नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर, ठीक है। कोई भी ऐसा अकाउंट जहां पे इनकम एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होती है या कभी भी उसका ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता, एनी टाइप ऑफ ए लेजर जिसका कभी भी ओपनिंग बैलेंस हो ही नहीं सकता, उसको हम नॉमिनल नेचर बोलते हैं। एंड कोई भी लेजर जिसका ओपनिंग बैलेंसेस होता है या तो वो पर्सनल नेचर होगा या फिर रियल नेचर होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग आपके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, 5 लेजर्स होते हैं, एसेट, लाइबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, एक्सपेंस, राइट। इनकम एंड एक्सपेंस का जब लेजर बनाते हैं तो कभी भी उसका बैलेंस बीडी या बैलेंस टू बैलेंस बीडी या बाय बैलेंस बीडी होता ही नहीं, because income and expenses account are closed. Similarly, revaluation account का कभी भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। इसका जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा, हम रीवैल्यू कर रहे हैं, या तो इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। whatever profit or loss we calculate by preparing revaluation, उसका करोगे क्या? पार्टनर्स के पास चला जाएगा। जैसे बिजनेस का नेट प्रॉफिट चला जाता है, वैसे ही रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किसके पास चला जाएगा? पार्टनर्स के पास चला जाएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो रीवैल्यूएशन कौन से नेचर का अकाउंट है? इट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। कभी कभार ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया जाता है। इट इज अ नॉमिनल नेचर अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत? तो यानी एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन। और एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो क्या करेंगे? नुकसान हो गया, वो भी कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन के डेबिट में। आई होप जर्नल क्लियर है। जब भी एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा यही हालत होगा। क्लियर है? revaluation of liabilities.
लाइबिलिटी से भी क्या होगा, या तो लाइबिलिटी बढ़ेगा या फिर लाइबिलिटी बिजनेस का कम हो रहा होगा। तो बिजनेस का लाइबिलिटी बढ़ना इज अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस। तो लाइबिलिटी जब बढ़ता है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट? लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है। और लाइबिलिटीज कम होगा तो ठीक है जी। लाइबिलिटी बढ़ रहा है, नुकसान है, तो नुकसान कहां जाएगा? रीवैल्यूएशन। अब पीएनएल का रिप्लेसमेंट क्या है? रीवैल्यूएशन। तो लॉस होता है तो रीवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, एंड लाइबिलिटीज कम होगा तो फायदा है, रीवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? हाँ, एवरीथिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मुझे एक चीज बताना, आपके बुक्स में एक लाइबिलिटी था ही नहीं, ठीक है, फिर आपको बाद में पता चला कि ये राम मेरा एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, मैंने उसको रिकॉर्ड ही नहीं कर रखा, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जब बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, कैन आई से इट इज अ रीवैल्यूएशन? यस। जब आप अपनी सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीचेक करते हो और पता चलता है कोई एक आइटम रिकॉर्डेड ही नहीं है, अब तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? जब आप रिकॉर्ड करोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को अपने बुक्स में, तो इससे आपको फायदा या नुकसान? वाई? लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस है, तो अपन क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इज इट क्लियर? प्रोविजन बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? प्रोविजन बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? एक जन बोला एसेट, कुछ बोले लाइबिलिटी। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजंस आर क्रिएटेड टू मीट फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, राइट? तो ऑलवेज एंड ऑलवेज एनी टाइप ऑफ अ प्रोविजन, ऑलवेज एंड ऑलवेज एनी टाइप ऑफ अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी। बस हम लोग करते क्या है, रदर देन शोइंग प्रोविजन ऑन द लाइबिलिटी साइड, हम लोग एसेट से माइनस करके दिखाते हैं। डेटर लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, मशीनरी लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हम प्रेजेंटेशन वैसा करते हैं। रदर देन शोइंग इट एज अ पार्ट ऑफ द लाइबिलिटी, आप एसेट से माइनस करके दिखाते हो। बट एनी टाइप ऑफ अ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो जब भी आपको प्रोविजन नया बनाना पड़ा, तो ध्यान रखना लाइबिलिटी बढ़ रहा है, और जब भी प्रोविजन के अमाउंट को कम करना है, मतलब लाइबिलिटी भी कम हो रहा है। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, प्रोविजन इंक्रीज हुआ तो इट इज अ लॉस, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है। और प्रोविजन जब डिक्रीज होगा तो मतलब क्या हो रहा है? लाइबिलिटी भी कम हो रहा है। इज इट क्लियर? यहां पे मैं एग्जांपल लिख देता हूं। इंक्रीज इन एनी टाइप ऑफ provisions, increase in any type of provisions ठीक है। और इधर अपन क्या लिख सकते हैं? डिक्रीज इन एनी टाइप ऑफ provisions।
समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम? समझ में आया? अब ये रीवैल्यूएशन करने से क्या होगा? या तो फायदा या फिर नुकसान, यही दो ही हो रहा है। फायदे और नुकसान, प्रॉफिट और लॉस को प्लस माइनस करके ही नेट वैल्यू आएगा। इधर वी विल फाइंड आउट नेट प्रॉफिट फ्रॉम रीवैल्यूएशन या फिर नेट लॉस फ्रॉम रीवैल्यूएशन। इज इट क्लियर? अब रीवैल्यूएशन का नेट रिजल्ट, नेट रिजल्ट फ्रॉम रीवैल्यूएशन, नेट रिजल्ट फ्रॉम रीवैल्यूएशन। या तो प्रॉफिट आ रहा होगा या फिर लॉस। नेट रिजल्ट फ्रॉम रीवैल्यूएशन, क्या करेंगे? परफेक्ट। यानी फायदा हुआ तो पार्टनर्स में जाएगा, यानी पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, और नुकसान हुआ तो पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? कैपिटल इज अ लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस, तो कैपिटल बढ़ेगा मतलब क्रेडिट होगा, और कैपिटल कम होगा तो डेबिट होगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट किस रेशियो में, विच रेशियो में? ये रीवैल्यूएशन कब हो रहा है? जब एक नया पार्टनर आ रहा है। तो यानी हम किन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यू कर रहे हैं? उसके आने से पहले का। तो उससे आने से पहले जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस है, उसमें हक किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। वो भी किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। यानी हमेशा एंड हमेशा नेट रिजल्ट फ्रॉम रीवैल्यूएशन किसके पास जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पीएसआर। ठीक है? तो प्रॉफिट होगा तो हम बांटेंगे, तो एंट्री क्या होगा? revaluation account debit to partners capital account। किस रेशियो में जाएगा? ओल्ड पीएसआर। और लॉस भी हुआ तो ये भी ओल्ड पीएसआर, है ना? तो यहां एंट्री क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्लियर है? यहां तक कोई पंगा नहीं है। अब एक नया चीज सीखो। रीवैल्यूएशन अकाउंट दो तरीके का बनता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट भी दो तरीके का है। ये तो भैया कभी नहीं सीखा। अरे ये किया है आपने क्लास 12 के अंदर में, याद है? हमने एक कंसेप्ट किया जब गुडविल के अंदर एक नोट लिखा था। क्वेश्चन ये बोले कि बैलेंस शीट की वैल्यूज को छेड़खानी नहीं करना है, मतलब बैलेंस शीट के अंदर
जो वैल्यूज आ रहा है उसको इंटेक्ट रखना है, छेड़खानी नहीं करना है। तब हमने वहां लिखा था, तब हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी प्रॉफिट लॉस है या जो भी अमाउंट है उसका एडजस्टमेंट करेंगे एज पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, जब आप उसको छेड़खानी ही नहीं कर सकते, जैसे उस गुल्लक को छू नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो फ्यूचर में गेन करने वाला उससे आज लेके किसको दे देंगे, सैक्रिफाइजर को। सेम कहानी यहाँ पे भी, सेम कहानी यहाँ पे है। इसके लिए बस क्या कर रहा है, इसे आपसे एक नया अकाउंट बनाना सिखा रहा है। क्या बोलता है, एक होता है नॉर्मल, एक हम बनाते हैं व्हेन वैल्यूज कैन बी ऑल्टर्ड, व्हेन वैल्यूज कैन बी ऑल्टर्ड। ये है बाय डिफॉल्ट, हमेशा यही लेते हैं, बाय डिफॉल्ट हम यही मानते हैं। क्वेश्चन जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग हमेशा क्या मानेगा, वैल्यूज अपन ऑल्टर कर सकता है। ठीक है, व्हेन वैल्यूज कैन बी ऑल्टर्ड। और एक सिनेरियो है व्हेन वैल्यूज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। जब आप बैलेंस शीट की वैल्यूज को चेंज नहीं करोगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज नहीं कर सकते। जब हम कर सकते हैं, we will prepare normal revaluation account, we will prepare normal revaluation account as discussed above। जो जो ऊपर हमने अकाउंटिंग किया वो सारा चीज होगा। बट जब क्वेश्चन बोले कि वैल्यूज अल्टर नहीं करना है, तब क्या करेंगे, we will prepare memorandum revaluation account, we will prepare memorandum revaluation account। अब ये क्या नई चिड़िया आ गई, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बोल दिया। ठीक है जी, कुछ तो होगा। हाँ, मेमोरेंडम मतलब एक तरह से रफ, ठीक है, वर्किंग नोट की तरह, उसको हम बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। घूम फिरा के कुछ नहीं, याद है गुडविल रेज एंड राइट ऑफ, घूम फिरा के क्या किया, गेनर टू सैक्रिफाइसर ही किया ना। यहां पे भी वही करेंगे, जब जब वैल्यूज नॉट टू बी अल्टर्ड होता है हमेशा गेनर टू सैक्रिफाइसर ही होता है। यहां पे भी वही करेंगे, बस तरीका थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, एक डिफॉल्ट रहेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। डिफॉल्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की एंट्रीज ऊपर डिस्कस किए। नॉर्मल रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, जब जब फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, और जब जब लॉस होगा रिवैल्यूएशन डेबिट होगा। तो फायदा कब होता है, जब एसेट का वैल्यू बढ़ेगा, या फिर लाइबिलिटीज का वैल्यू कम होगा, या फिर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट को हमें रिकॉर्ड करना है, अनरिकॉर्डेड एसेट को हमें रिकॉर्ड करना है, यानी एसेट्स बढ़ रहा है। क्लियर है, नुकसान कब होता है,
जब एसेट्स का वैल्यू कम होगा, जब लाइबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा, या फिर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को हमें क्या चीज, इंक्रीज डिक्रीज, शॉर्टकट में लिखा, एरो मार के डिक्रीज, एरो ऊपर की तरफ मार के इंक्रीज, बढ़ रहा है कम हो रहा है। ठीक है, अब ये नॉर्मल सिनेरियो है, यहां से मुझे क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस। प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर होगा उसमें बढ़ जाएगा एज पर द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड लॉस हुआ तो डेबिट साइड ज्यादा होगा मेरा, तभी लॉस होगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल एज पर द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऐसा जब आप करते हो तो जिस जिस एसेट एंड लाइबिलिटीज को आपने रीवैल्यू किया है उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में जाएगा। ऐसा करने से जो जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आपने रीवैल्यू की है उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में भी जाएगा। राइट, ये हो गया नॉर्मल सिनेरियो, डिफॉल्ट वैल्यूज ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन बोल देगा प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर वैल्यूज कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। इज इट क्लियर? ट्वेल्थ में कहीं ना कहीं आपने यही सिनेरियो सीखा होगा वर्किंग नोट बना के, जहां पे आप वर्किंग नोट में प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करते थे, फिर उसी को गेनर टू सैक्रिफाइजर में बांट देते थे। यही तरीका किया होगा, याद नहीं आ रहा? ऐसा नहीं होता है। वैल्यूज नॉट टू बी ऑल्टर्ड में क्या होता है कि आपकी जो बैलेंस शीट है, सपोज उसमें नॉर्मल सिनेरियो में बोला कि एक एसेट है 1 लाख का, उसका वैल्यू करना है आपको 80,000, यानी 20,000 से एसेट का वैल्यू को कम करना है। अब जब 20,000 से कम करोगे तो लॉस हुआ ना, तो वो लॉस हम पार्टनर्स में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स में। अब नया वैल्यू मेरी बैलेंस शीट में कितना आएगा, 80,000। इसको बोलते हैं वैल्यूज ऑल्टर कर सकते हैं। लेकिन यदि क्वेश्चन बोले वैल्यू ऑल्टर नहीं करना, यानी बैलेंस शीट में 1 लाख ही रहेगा, चेंज नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं तो 20,000 कम हुआ है ना। ये 20,000 फ्यूचर में नुकसान देने वाला है मुझे। फ्यूचर में जब लॉस होगा तो अननेसेसरी नया वाला पार्टनर उसको देगा, अननेसेसरी नया वाला पार्टनर बियर करेगा ना। इज इट क्लियर? तभी हम लोग क्या करेंगे, आज ही एडजस्टमेंट कर लेंगे उस लॉस का, और गेन होगा तो उल्टा सिनेरियो, फ्यूचर में अननेसेसरी नए वाले पार्टनर को फायदा होगा। क्लियर है? तो आज हम उसका एडजस्टमेंट कर लेंगे। पहले आप लोग वर्किंग नोट में करते थे, अब जो काम वर्किंग नोट में करते थे उसी को मैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में बता रहा हूं। एकदम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, लेंदी नहीं है, घूम फिरा के बस ऐसे उठा पटक करके कुछ नहीं है, फालतू में बना रहा है। वरना तो वर्क एक सिंपल सा वर्किंग नोट में काम हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन जब आपसे मांग लेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन और एग्जाम में आप वर्किंग नोट वाला काम करके आओगे तो मार्क्स काट लेंगे। तो बनाना तो पड़ेगा। देखना क्या सेक्सी चीज करेंगे इन लोग इसमें, कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले नॉर्मल जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे बनाएंगे इन लोग। नॉर्मल रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा था, मैं तो कर सकता ऐसा।
तुम भी फाड़ के चिपका सकते हो तो कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ये क्या है? ओल्ड पीएसआर। ये नॉर्मल है। अब उन लोग क्या करते पता है, इसी को रिवर्स कर दो, इसी को उल्टा कर दो। अभी जो चीज आपने डेबिट किया उसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दो, एंड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स एज पर न्यू पीएसआर। जो नया पार्टनर है उसको भी इंक्लूड कर लो। तो अल्टीमेटली गेनर टू सैक्रिफाइसर ही कर रहे हैं। मतलब मेमोरेंडम में क्या करेंगे, पहले नॉर्मल जैसे रिवैल्यूएशन करते हैं वैसे करोगे। अब जो चीज डेबिट साइड में लिखा उसको वापस क्रेडिट कर दो। बाय एसेट्स डिक्रीज लाइबिलिटीज इंक्रीज। प्रॉफिट लॉस बांटने के बाद भी, हाँ, इसलिए तो इसका नाम है मेमोरेंडम। क्योंकि ऐसा करने से पहले आपने एसेट्स का वैल्यू कम किया तो क्रेडिट किया, अभी क्रेडिट साइड में लिख रहे हो मतलब एसेट्स का वैल्यू वापस बढ़ा रहे हो, डेबिट कर रहे हो, तो क्रेडिट और डेबिट तो कैंसल आउट हो गया। एट द एंड ऑफ द डे वही करना है, बुक्स में इफेक्ट जाना नहीं चाहिए। जर्नल एंट्री से अभी मैं समझाऊंगा कि आपको इसका इफेक्ट क्या जा रहा है, ठीक है। तो जो चीज आपने नॉर्मल रिवैल्यूएशन में डेबिट किया वही चीज आप वापस क्रेडिट कर रहे हो, जो चीज क्रेडिट किया उसको डेबिट कर देंगे। नॉर्मल जब बनाया तो प्रॉफिट आ रहा था ना, अभी क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। अब हमने क्या किया, वो तो ठीक है। पहले तो दो ही पार्टनर थे जिनके बीच में आपने वो बांटा था, पर अब क्या हो गया, अब नए वाले पार्टनर को भी काउंट कर लिया हमने। तो ये कौन सा रेशियो है, न्यू पीएसआर। तो यानी जो चीज डेबिट हुआ वो क्रेडिट होके स्क्वायर ऑफ हो गया, जो क्रेडिट हुआ वो डेबिट होके स्क्वायर ऑफ हो गया, यानी इनका इफेक्ट जीरो, इनका इफेक्ट तो जीरो हो गया। अब इफेक्ट क्या बचा, ये और ये, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो गेनर टू सैक्रिफाइसर है। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो गेनर टू सैक्रिफाइसर है। घूम फिरा के कुछ नहीं किया उन्होंने। इन शॉर्ट आपको यही बता रहे हैं, जब भी वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करना, जब भी वैल्यूज को ऑल्टर नहीं करना होता है तब हम लोग मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, और इस तरीके से बनता है। तो फिर दोनों का जो लास्ट का जो कैपिटल निकलता है उसको कंपेयर करना है। हाँ, बस कैपिटल का ही पोस्टिंग होता है और कुछ नहीं होता है। इन शॉर्ट आप करते गेनर टू सैक्रिफाइसर और नथिंग मोर देन दैट। मतलब सेंस तो वैसे बनता नहीं बनता, प्रेजेंटेशन है, नया तरीका है। वर्किंग नोट में भी आप कर सकते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसको प्लस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकला उसको गेनर टू सैक्रिफाइसर कर दो, काम खत्म। बट क्या करे, जब मांग लेगा तब तो बनाना पड़ेगा ना एग्जाम में, उपाय नहीं है। बट ये बहुत कम सिनेरियो में मांगते हैं, जब मांगेंगे तभी बनाएंगे, वरना अदरवाइज हम क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं वैसे ही आप हमेशा करोगे। क्लियर है, आई बात समझ में। रीवैल्यूएशन के कंसेप्ट्स में अभी भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ, तभी तो सिखाया है आपके स्टडी मेट में। अरे नहीं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप क्या कर रहे हो, जो चीज एक बार किया उसको दो बार कर रहे हो,
बस जो डेबिट में होगा उसको क्रेडिट में लिखना, जो क्रेडिट में वो डेबिट में लिख देना, और जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग बांट देना, ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ, प्रीमियम फॉर, जैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल में जब बोलता है गेनर टू सैक्रिफाइसर, वही तो कर रहे हो आप। गेनर टू सैक्रिफाइस गुडविल रेज एंड राइट ऑफ क्या किया था, पहले ओल्ड पीएसआर में रेज किया था, फिर न्यू पीएसआर में राइट ऑफ किया था। ये भी क्या कर रहे हो, पहले ओल्ड पीएसआर में बांटा और फिर न्यू पीएसआर में कर रहे हो, तो ये भी तो रेज एंड राइट ऑफ कंसेप्ट ही है। यहाँ पे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का रीवैल्यूड फिगर को रेज एंड राइट ऑफ कर रहे हो। उल्टा कर रहे हो तो कभी होगा होगा ही नहीं, पहले प्रॉफिट हुआ तो वो लॉस ही होना पड़ेगा। एग्जैक्टली रिवर्स कर रहे हैं ना, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हम। तो पहले प्रॉफिट आया है तो वापस बनाओगे तो लॉस आएगा, पहले लॉस आया है तो वापस बनाओगे तो प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हम रेसिप्रोकेट कर रहे हैं फिगर्स को। अमाउंट वही है, ये बदल जा रहा है, बस ये बदल जा रहा है, बाकी सब सेम है। इधर का इधर आ गया, इधर का इधर आ गया, बस बाकी सब सेम रहेगा। कंसेप्ट समझ में आया? दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑन रिवैल्यूएशन। इतना ही है। एडमिशन के कितने भी क्वेश्चन आओ, रिटायरमेंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, डेथ का कोई भी क्वेश्चन आ जाओ, रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट नहीं हिलेगा। दिस कंसेप्ट अप्लाइज ऑन ऑल योर चैप्टर्स जहां पे आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है या रिवैल्यूएशन करना है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। अब चाहे वो रिटायरमेंट का हो, चाहे वो डेथ का क्वेश्चन हो, चाहे वो एडमिशन हो, अब अपन को वापस से रिवैल्यूएशन सीखने की जरूरत नहीं है जब अपन रिटायरमेंट और डेथ के क्वेश्चंस करेंगे, बिकॉज रिवैल्यूएशन का फंडा सेम है। एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना है, उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बाय डिफॉल्ट किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड पीएसआर में। लेकिन बोल दिया वैल्यूज अल्टर नहीं करना, तब अपन क्या करेंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू करेंगे। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो अब आप रिटायरमेंट और डेथ में तो नहीं बोलेगे भैया रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट बताओ, यही है, यही है। तो जहां रिवैल्यूएशन आप चाहो तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, कोई भी चैप्टर आओ, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हर चैप्टर के अंदर में जिधर रिवैल्यू करोगे उधर में यही कंसेप्ट रहेगा। हाँ हाँ, तो डिसोल्यूशन जब करेंगे वहां रीवैल्यू का कोई चांस ही नहीं है। रीवैल्यू का मतलब है आज हम कंपेयर कर रहे हैं हमारी बुक वैल्यू को विथ रियलाइजेबल वैल्यू, इसका मतलब बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। अब जब बिजनेस ही कंटिन्यू नहीं कर रहना तो रीवैल्यू भी करके क्या करोगे? आई बात समझ में? क्लियर है यहां तक फंडा? हाँ हाँ, इफ वैल्यूज को ऑल्टर करने से मना किया तो ये ध्यान रखना, जब क्वेश्चन बोलेगा वैल्यूज ऑल्टर नहीं करना तभी मेमोरेंडम का काम है, वरना मैंने लिखाया है बाय डिफॉल्ट, और जहां जहां बाय डिफॉल्ट लिखाया है मतलब एग्जाम में कंफ्यूज ही मत होना, हमेशा ऐसे ही करते हैं और ऐसे ही करेंगे। प्रीवियस चैप्टर्स में भी मैंने कुछ कुछ जगह बाय डिफॉल्ट लिखाया था, जहां हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट का कंसेप्ट फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग पढ़ा था, तो वहां मैंने क्या लिखाया था, बाय डिफॉल्ट दिखाया था। वहां पे भी प्रीमियम फॉर गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए भी बाय डिफॉल्ट लिखाया था। तो जहां बाय डिफॉल्ट लिखाता हूं यानी वहां क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमें वैसा ही अकाउंटिंग करना है। हाँ, आई बात समझ में? यहां तक कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं है? सो दैट वाज एवरीथिंग इन रिवैल्यूएशन। फिर और क्या सीखना अपने को, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उसमें मैंने आपको लिखाया कि अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके निकालेंगे। इज इट क्लियर? इफ नया पार्टनर किससे कितना लेगा उसने नहीं बताया, ना ही क्वेश्चन बता रहा है कौन कितना देगा, तब ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। एग्जाम में मेहनत मत करना कैलकुलेट करने का, कर भी लोगे तो वही आएगा। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अब और एक चीज समझो, इस चैप्टर में रेशियो की बात करूं मैं, यदि रेशियोज की बात करूं इस पूरे चैप्टर के अंदर में, इस पूरे चैप्टर में जब मैं रेशियोज की बात करता हूं तो तीन तरह का रेशियो आता है, तीन रेशियोज आ जाएंगे। एक, एडमिशन होने से पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनका एक एग्रीमेंट चल रहा होगा तो उनका पीएसआर भी तो होगा,
यानी एक हमारे पास ओल्ड रेशियो चल रहा था, एक हमारे पास क्या चल रहा था, ओल्ड रेशियो चल रहा था। एक एडमिशन होने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बदल ही जाएगा ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक न्यू रेशियो होगा। ओल्ड और न्यू के बीच में सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो, और क्या होता है, ये आ रहा होगा। ओल्ड और न्यू के बीच में ही तो ये आएगा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो। अरे जब तक एक चैप्टर के अंदर कौन सा रेशियो का कहां यूज करना ये क्लैरिटी नहीं होगा, ध्यान रखना, आप ब्लंडर करते जाओगे। या तो आपकी जो रटने की आदत है, क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन रट रट के प्रैक्टिस करके खत्म हो जाओगे, वरना लिमिटेड क्वेश्चंस करके भी आप उस क्वेश्चन में कभी भी गलती नहीं कर सकते यदि आपके कंसेप्ट क्लियर है कि किस रेशियो का यूज कहां पे होता है। ठीक है, लॉजिक समझना। पुराना रेशियो कब काम आएगा, फ्यूचर में काम आएगा क्या, आज के बाद हमारा रेशियो बदलने वाला है, यानी हमने जो भी कांड आज से पहले किया होगा उस कांड को किस रेशियो में करेंगे, ओल्ड रेशियो। यानी मेरा ओल्ड रेशियो सिर्फ मेरे पास्ट के ऊपर काम आएगा, फ्यूचर के ऊपर काम नहीं आने वाला। इज इट क्लियर? तो यानी हमेशा ओल्ड रेशियो डिफॉल्ट सिचुएशन में काम आता है। दो जगह काम आएगा। पुराने कांड, पुराने कांड का मतलब जो बैलेंस शीट है इसी में कहीं ना कहीं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में कुछ गड़बड़ी किया है। अब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दो तरह का है, एक फॉर्म का है, बिजनेस का, और एक पार्टनर्स की हक का है। जैसे कि डेटर, क्रेडिटर, लोन, प्लांट एंड मशीनरी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब बिजनेस का है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जनरल रिजर्व, कोई भी टाइप का रिजर्व, ये सब किसके हक का पैसा है, पार्टनर्स की हक का पैसा है। इज इट क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस, जब भी आप रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम किस में बांटते हैं, ओल्ड रेशियो में ही बांटते हैं, क्योंकि हम किसका रीवैल्यू किए हैं, बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बिफोर द एडमिशन। बिफोर द एडमिशन तो भाई पुराने पार्टनर का ही हक था ना, तो उसमें नए रेशियो का कोई काम नहीं है, गेनिंग सैक्रिफाइसर का भी काम नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वहां मुझे ओल्ड रेशियो चाहिए। फिर ये रीवैल्यूएशन तो हमने उन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बात किया जो बिजनेस का था। कुछ प्रॉफिट्स रिजर्व्स जो पार्टनर से रिलेटेड है, जो हमने अभी तक बांटा नहीं, बिजनेस में ऐसे ही छोड़ के रखा है, जैसे जनरल रिजर्व, हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिजर्व बनाते हैं ना फ्यूचर अनसर्टेनिटीज के लिए, तो वो रिजर्व बेसिकली किसके हक का पैसा है, यानी वो गुल्लक। तो वो गुल्लक अब फ्यूचर में कैरी फॉरवर्ड क्यों करे, जब है ही हमारी मेहनत का। तो बाय डिफॉल्ट मैंने क्या बताया था, गुल्लक के झगड़े से रिजॉल्व होना है तो क्या करो, तोड़ दो और बांट लो। जिस रेशियो में गुल्लक बनाया था, तो हमने किस रेशियो में गुल्लक बनाया था, तो बांटेंगे भी किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। आई बात समझ में? तो अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड का मतलब जमा है, जो इकट्ठा किया हुआ है। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस एंड रिजर्व्स, इन तीनों के लिए बाय डिफॉल्ट हमें ओल्ड रेशियो चाहिएगा बांटने के लिए। इन तीनों को राइट ऑफ करने के लिए या फिर बांटने के लिए हमें ओल्ड रेशियो ही चाहिए। इज इट क्लियर? इसके अंदर और एक ऐड कर दूं, एंड गुडविल, परचेज गुडविल जो होता है बैलेंस शीट के अंदर, उसको भी तो हम राइट ऑफ करते हैं किसके बीच में, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। इज इट क्लियर? हाँ,
क्या चीज? रीवैल्यूएशन में हम बिजनेस की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट का कभी रीवैल्यूएशन नहीं होता है, ठीक है? मार्केट वैल्यू थोड़ी ना होगा, वो तो पार्टनर के हक का पैसा है जो हमने अलग करके रखा हुआ है, इसीलिए उसको रीवैल्यूएशन में नहीं करते। कुछ सर्टेन कुछ कुछ कंडीशंस होता है तब आप रीवैल्यूएशन में रूट करते हो, बट नॉर्मली नहीं करते, ठीक है? आई बात समझ में? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो, इसका जरूरत कब पड़ता है? एक गुडविल एडजस्टमेंट। गुडविल? कौन सा गुडविल? हमेशा हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल का क्या करते हैं? गेनर टू सेक्रीफाइजर करते हैं, तो गेनिंग रेशियो चाहिए और सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी चाहिएगा हमें। आई बात समझ में? और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहां चाहिए? जब भी वो बोले कि बुक वैल्यू को अल्टर नहीं करना, बेसिकली मेमोरेंडम, यानी ये दोनों कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन को जब बोल दे कि वैल्यूज को अल्टर नहीं करना, तब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे बिटवीन द पार्टनर्स एज पर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। यानी व्हेन वैल्यूज नॉट टू बी ऑल्टर्ड, values of balance sheet not to be altered। मैंने वर्ड वैल्यूज ऑफ बैलेंस शीट लिखा है, रीवैल्यूएशन वाली बात नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि व्हेन आई से बैलेंस शीट, ये दोनों ही आ जाता है। ये सारी चीजें तो बैलेंस शीट में ही होती है। फर्म की एसेट्स एंड लायबिलिटीज और पार्टनर्स के हक का पैसा, ये सारा ही कहां होता है? बैलेंस शीट में। इसीलिए मैंने लिखा कि जब क्वेश्चन बैलेंस शीट का कोई भी आइटम को छेड़खानी करने से मना कर देगा, तो हमें उसका क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट्स करना पड़ेगा एज पर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यानी ओल्ड रेशियो हमेशा चाहिए। तब कब चाहिए? डिफॉल्ट सिचुएशन में। रीवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा वो ओल्ड रेशियो में जाएगा। बैलेंस शीट में जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट्स, रिजर्व्स है वो ओल्ड रेशियो में। बैलेंस शीट में जो गुडविल है वो भी ओल्ड रेशियो के अंदर होगा। इज इट क्लियर? देन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग डिफॉल्ट सिचुएशन क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए। एक बैलेंस शीट का वैल्यूज ऑल्टर नहीं करना है, तभी भी मुझे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। एंड द लास्टली न्यू रेशियो, ये कब चाहिए मुझे? नो, सिर्फ एक सिचुएशन के लिए हमें न्यू रेशियो चाहिए, कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट। इफ क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट बोल दिया और मेरे पास मेरे न्यू रेशियो ही नहीं मैंने कैलकुलेट कर रखा, तो एडजस्ट करोगे कैसे? मैंने बताया ना कैपिटल एडजस्टमेंट क्या होता है? मेकिंग योर कैपिटल एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वहां सिर्फ न्यू रेशियो चाहिए मुझे। यानी एडमिशन के केस में न्यू पीएसआर का काम सिर्फ और सिर्फ कब आएगा? जब हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है। अदरवाइज कभी भी न्यू रेशियो का काम नहीं आएगा। आई बात समझ में? क्लियर है? ये तीनों रेशियो का क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। ये तीनों रेशियो चाहिए, हम ढूंढेंगे। क्वेश्चन में कैपिटल एडजस्टमेंट हुआ तो हम इसको भी ऑन द टॉप लिख देंगे, न्यू रेशियो को। वरना ऑलवेज जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले ओल्ड रेशियो फिर गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये दो चीज तो लिखना ही लिखना है। इज इट क्लियर? उसके बाद में आप क्वेश्चन को प्रोसेस करो। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी तक जितना भी किया एक बार गो थ्रू करो और देखो कोई भी डाउट है क्या।
क्लियर है? ठीक है, अब देखो, accumulated profits, reserves and losses. Treatment of accumulated profits, reserves and losses. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताना, यहां तीन चीजें, एक प्रॉफिट, एक रिजर्व और एक लॉसेस, राइट? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एसेट और कौन सा लाइबिलिटी है? प्रॉफिट लायबिलिटी है, लॉसेस एसेट, इनकम है, और रिजर्व प्रॉफिट क्या है? पे करना पड़ेगा पार्टनर, रिजर्व्स, लॉसेस. यस, यू हैव टू थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू. बिजनेस के बैलेंस शीट में जो प्रॉफिट है बिजनेस का थोड़ी है, वो तो बांटना है पार्टनर्स में. तो बिजनेस के लिए क्या है? वो लायबिलिटी. रिजर्व्स, ये भी पार्टनर्स में बांटना होता है, यदि काम नहीं आया तो ये भी लायबिलिटी. लॉसेस, ये हमें पार्टनर से मिलना है, तो ये अपने लिए क्या हो गया? एसेट. आई बात समझ में? जितना लॉसेस होता है वो सब एसेट होता है. इज इट क्लियर? अब एक चीज समझो कि ये दिखेगा कैसे बैलेंस शीट में. कॉमनली आपको कौन सा नाम देखने को मिलेगा? क्वेश्चन में बैलेंस शीट होगा, एक तरफ एसेट्स और एक तरफ लाइबिलिटीज होंगे. अब लॉसेस सारे के सारे एसेट साइड में दिखेंगे. अभी बताया आप लोगों ने, बोला लॉसेस एसेट होता है, प्रॉफिट्स और रिजर्व्स लाइबिलिटी होता है, राइट? प्रॉफिट्स का मतलब पीएनएल अकाउंट. पीएनएल अकाउंट जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है. देखो पीएनएल अकाउंट क्या होता है? एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड. डेबिट साइड में आप एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में इनकम्स लिखते हैं. व्हेन डेबिट साइड ऑफ अ लेजर इज हायर देन क्रेडिट साइड, तो उस लेजर को हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं. एंड जब क्रेडिट साइड ऑफ अ लेजर इज हायर देन डेबिट साइड, तो उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं. इज इट क्लियर? तो पीएनएल का सपोज क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो मतलब प्रॉफिट. और पीएनएल का डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, मतलब लॉस. अब ये तो आइडेंटिफाई हम कर लेंगे कि क्वेश्चन में पीएनएल का क्रेडिट दिया हुआ है तो प्रॉफिट, और पीएनएल का डेबिट लिखा हुआ है तो लॉस. बट कुछ लिखा ही नहीं है तो कि क्रेडिट था या डेबिट था, तो बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट मानते हैं. ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रॉफिट मानते हैं. तो इस तरफ जो भी दिया हुआ रहता है वो प्रॉफिट है, पीएनएल का बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस. और नुकसान होगा तो एसेट है ना बिजनेस के लिए, तो इधर आएगा वो, इसको हम डेबिट बैलेंस बोलते हैं. फिर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये तो जस्ट नाम का एसेट होता है, इसको तो हमें राइट ऑफ करना है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह. फिर और भी कोई इस एडवर्टाइजमेंट एसेट को तो आप क्या बोलते हो? फिक्टिशियस एसेट. दोज एसेट विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इनटू कैश इज फिक्टिशियस एसेट. तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को बोल के कोई दूसरा भी हुआ तो वो भी फिक्टिशियस के अंदर आएगा. तो ये सब बिजनेस का लॉसेस है. इज इट क्लियर? एंड लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दिखेगा? पीएनएल, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, फ्यूचर में वर्कर को कुछ हो गया तो उसके लिए पैसा सेव करके रखा है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इफ आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है और डर है मार्केट में उसका वैल्यू गिर ना जाए, उसके लिए हमने पहले से पैसा सेव कर रखा है, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नॉर्मली आपको यही नेम्स देखने को मिलेंगे, नॉर्मली आपको यही नेम्स देखने को मिलेंगे। इज इट क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट हम क्या करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट क्या करेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कोई वर्कमैन कंपनसेशन फंड बोल दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कोई आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बोल दो। रिजर्व वर्ड यूज करो या फंड वर्ड यूज करो, बात एक ही है। तुम जो बोल रहे हो वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कभी रिजर्व है ही नहीं, इट्स आउटसाइड लाइबिलिटी। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इज आउटसाइड लाइबिलिटी, वो कोई रिजर्व नहीं होता है। क्या ट्रीटमेंट? कुछ नहीं, बस पेमेंट करना, रिवैल्यूएशन होगा तो रिवैल्यू कर लेंगे, वरना जब समय आएगा तो उसको डिपॉजिट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएट बोलेगा तब तो ईपीएफ को रिवैल्यूएशन बोलेगा तब रिवैल्यूएशन करेंगे ना, अदरवाइज तो नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे। अरे करेंगे ना, WCR और IFR का करेंगे, उनका क्लेम सफिशिएंट है नहीं है, मार्केट वैल्यू गिरा चढ़ा, तो वो सारे एडजस्टमेंट से। बट अभी आपको ये पता होना पड़ेगा कि अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स एंड लॉसेस में आता क्या है। इफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स एंड लॉसेस बैलेंस शीट में है तो अपन को क्या करना है? ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड PSR में इनको बांट दोगे। जब आप ये सारा चीज बांटोगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। ये सारी लाइबिलिटी कम होके कैपिटल प्लस हो जाएगा। तो जब भी आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पार्टनर्स में तो जर्नल क्या होगा? इसको बांटने का जर्नल क्या होगा? ये लाइबिलिटी जा रहा है P&L अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब हम जनरल रिजर्व बांटेंगे तो सेम चीज WCR और IFR के लिए होगा, राइट? किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड PSR, ठीक है। और जब ये बांटेंगे तब राइट ऑफ करेंगे तब। एक्चुअली देखो, इसको बांटते हैं, इनको बांटते हैं और इनको राइट ऑफ करते हैं। टर्म थोड़ा डिफरेंटली यूज होता है, वरना एक जैसा ही बोल सकते हो आप। इनको अपन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इसको अपन राइट ऑफ करते हैं। तो जब ये राइट ऑफ करोगे तब क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, एसेट्स जा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू P&L, और कोई फिक्टिशियस एसेट्स हुआ तो फिक्टिशियस एसेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, राइट? आई बात समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट। लेकिन और एक था ना, जब ऑल्टर नहीं करना है तब अपन क्या करेगा? इन सब का टोटल करेंगे, नेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, इसको प्लस करके इसको माइनस कर दो तो नेट वैल्यू आ जाएगा। उस नेट वैल्यू को गेनर टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम लोग एंट्री कर देंगे एंड बैलेंस शीट में एज इट इज पड़ा रहेगा। आई बात समझ में? अब ये चाहे एडमिशन का क्वेश्चन हो, चाहे रिटायरमेंट का हो, चाहे डेथ का हो, सब जगह सेम ट्रीटमेंट एवरीवेयर। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में पड़ेगा, बाकी सब एज इट इज रहेगा। बाकी सब एज इट इज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो फर्क पड़ेगा वो पार्टनर्स कैपिटल पे फर्क पड़ेगा। आई बात समझ में? हाँ, जब वैल्यूज ऑल्टर नहीं करना होता है तो नेट वैल्यू ले लेंगे। नेट कैसे लेंगे? दिस प्लस माइनस दिस, सारा लाइबिलिटीज साइड में जितना भी प्रॉफिट्स रिजर्व्स है उसको ऐड करेंगे और जितने भी मेरे लॉसेज है उसको माइनस करेंगे तो नेट वैल्यू मिल जाएगा। उस नेट वैल्यू को गेनर टू सैक्रिफाइजर कर देंगे
आई बात समझ में? हाँ हाँ, इन शॉर्ट हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं बिटवीन द पार्टनर्स। आई बात समझ? हाँ, इसको बिना छेड़खानी किए हम बाहर में ही पार्टनर्स के बीच में एडजस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो पार्टनर से ले रहे हैं ना, बिजनेस का इफेक्ट नहीं हो रहा ना कुछ भी। एक पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा और एक पार्टनर का कम हो जाएगा, तो इससे बिजनेस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। आई बात समझ में? ये होता है बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट, या फिर जब वैल्यूज को अल्टर नहीं करना तो क्या करना है। बट ये तो एकदम सिंप्लीफाइड, जो पॉइंट्स आता है आपका वो है यहां पे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, क्या है ये? व्हाट इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? कल को फ्यूचर में वर्कर को कुछ हो जाए काम करते करते और हमें उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। क्या पता काम करते करते लकवा मार गया हो, हाथ टूट गया हो, पैर टूट गया हो, मशीन में हाथ आ गया हो, माथा फट गया हो, या फिर सडन डेथ हो गया, कुछ भी हो सकता है। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपको कंपनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके यहाँ काम करते करते हुआ है, राइट? तो वो अनसर्टेनिटीज को ध्यान में रखते हुए आज आपने बिजनेस में जो सेविंग्स किया है उसको हम बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक तरीके से आपने वर्कर को कंपनसेट करने के लिए गुल्लक बना लिया, राइट? अब कल को जब भी आपको फ्यूचर में पे करना है तो आप गुल्लक से पैसा निकालोगे या अलग से अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पैसा निकालोगे? ऑब्वियसली गुल्लक से निकालेंगे। हमने गुल्लक बनाया ही क्यों था? ताकि उस सिचुएशन में हम इस पैसे को यूज कर सके, वरना तो कोई फायदा भी नहीं था ना इस गुल्लक को बना के। आई बात समझ में? क्लियर है? लेकिन गुल्लक में पैसा ही कम है, क्लेम ज्यादा है, तब क्या करोगे? तब इन शॉर्ट हम प्रॉफिट एंड लॉस से लेंगे, यानी पार्टनर से लेंगे। कैसे? वो दूसरे सिचुएशन के लिए। यहां पे जब आप एक रिजर्व के आगे में कोई नाम लिख देते हो, दैट रिजर्व बिकम अ स्पेसिफिक रिजर्व, तो वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज होगा। कल को इसमें शॉर्टफॉल मनी हुआ, इस गुल्लक में पैसा कम है, सपोज रिजर्व बना रखा है 10,000 और क्लेम पे करना है 15,000 फ्यूचर में, तो हमारे गुल्लक में तो 10,000 ही है, उतना तो हम गुल्लक से यूज कर लेंगे। बाकी 5,000 जो गुल्लक में कम है वो कौन देगा? पार्टनर्स लेके आए। कौन सा पार्टनर? नया वाला पार्टनर या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर थे वो? क्योंकि हम अभी तक तो नया पार्टनर एडमिट ही नहीं किए, उस टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि क्या कोई क्लेम देना भी है क्या फ्यूचर में। इफ देना है तो हम ये रिजर्व यूज कर लेंगे, ज्यादा देना है तो नया वाला पार्टनर बोलेगा मैं क्यों दूं, मेरे आने से पहले ही आपको पता है एक अमाउंट पे करना है, तो उसके लिए मैं क्यों दूं, आप लोग ही दोगे, राइट? नया वाला पार्टनर बोलता है एक बार मैं एडमिट हो गया, उसके बाद में किसी एम्प्लॉय को कुछ होता है तब तो फिर भी आई एम लायबल, बट मेरे एडमिट होने से पहले ही आपकी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के ऊपर में एक लाइबिलिटी है, तो उसका पेमेंट भी आप ही करो, मैं क्यों दूंगा? आई बात समझ में? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कहानी अपने को समझना है। हाँ हाँ, दो तरीका, आप रिवैल्यूएशन में भी डाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट पार्टनर्स में भी डाल सकते हैं, अलग अलग तरीके से लोग ट्रीटमेंट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे WCR की कहानी समझना बहुत जरूरी है। एक WCR और एक IFR। एक तो क्यों बनाया WCR ये समझ में आया। अब जब बना तो लिया, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म या जब पार्टनर एडमिट हो रहा है तब चेक करना पड़ेगा क्या ये WCR हम यूज कर रहे हैं क्या, या हमें यूज करना चाहिए क्या, या काम में नहीं आएगा। इज इट क्लियर? बट जो भी कहानी है इसमें इन्वॉल्वमेंट नया पार्टनर का होगा क्या? सिर्फ पुराने पार्टनर का पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग काम करना है। आई बात समझ में? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
check workman claim at the time of एडमिशन। WCR की कहानी जो आप एडमिशन के लिए लिख रहे हो, यही कहानी रिटायरमेंट में रहेगा और यही कहानी डेथ के लिए रहेगा। बस नाम बदल जाएगा, एडमिशन की जगह रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की जगह डेथ, बट अकाउंटिंग सेम होता है, राइट? तो हमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम चेक करना है। अब जब चेक करोगे तो क्या क्या पता चलेगा? पहला, WCC लिखा मैंने शॉर्टकट में, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, नो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यानी जब हमने चेक किया क्या कोई क्लेम है क्या एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो पता चला कोई क्लेम नहीं है, हमें फ्यूचर में कुछ पे नहीं करना, कोई लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करना है। तो जब लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करना यानी गुल्लक का कोई यूज ही नहीं है, और कल को इस गुल्लक को कैरी फॉरवर्ड कर लिया तो नया वाला पार्टनर बोलेगा इसमें तो मेरा भी हक है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है बाय डिफॉल्ट? बांट दो इसको, आज ही गुल्लक को तोड़ो और जिसने जितना कंट्रीब्यूट किया था उसको दे दो। इज इट क्लियर? तो जब भी कोई क्लेम नहीं होगा हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिजर्व बांट देंगे। रिजर्व लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बंद हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड PSR, ये ध्यान रखना। क्लियर है यहां पे? कल को WCC इज इक्वल्स टू WCR। WCC बोले तो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्लेम इज इक्वल्स टू योर रिजर्व, मतलब रिजर्व बना रखा है 10,000 और अब एडमिशन के टाइम पता चला कि फ्यूचर में हमें 10,000 पे करना है। फ्यूचर में जब हमें 10,000 पे करना है तो आज ही बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी। एक लाइबिलिटी आ जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोल के, या फिर यू कैन से प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, या फिर यू कैन से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेबल अकाउंट, या फिर वर्कमैन क्लेम पेबल अकाउंट, क्लेम पेबल अकाउंट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? अलग अलग नेम्स यूज कर सकते हैं। तो मुझे एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड करना है। अब ये लाइबिलिटी से लाइबिलिटी बढ़ रही है, नुकसान है। क्या इस नुकसान के लिए हमने पहले से एक रिजर्व बना रखा था ना? तो हम वो पैसा भी कहां से यूज करेंगे? रिजर्व से यूज करेंगे। जब रिजर्व कम होता है तो डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट। रिजर्व इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, और यहां रिजर्व कम हो रहा है तो क्या होगा? डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? WCR अकाउंट डेबिट टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पेबल अकाउंट। WCCP भी लिख सकते हो आप चाहो तो। आई बात समझ में? क्लियर है ये चीज? तीसरी कहानी, WCC is lesser than WCR. WCC is lesser than WCR. यस, सपोज रिजर्व है 10,000 और क्लेम देना आपको 5,000 का ही फ्यूचर में। तो फ्यूचर में जो क्लेम देना वो लाइबिलिटी है, आज बनाना पड़ेगा बुक्स में। अब जब ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो ये पैसा हम रिजर्व से निकाल लेंगे। अभी भी तो रिजर्व में पैसा बच गया ना गुल्लक में,
पार्टनर्स में बांट देंगे। किन पार्टनर्स को? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो हमारी अकाउंटिंग क्या हो जाएगी? WCCP टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? जा रहा है ना दिमाग में? बेसिक कंसेप्ट आज पूरा कर लेंगे, कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं डिस्कस कर पाएंगे। इतना ही आप थोरोली जब रिवाइज करके आओगे नेक्स्ट क्लास में इजीली सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बट रिवाइज करके आना, जो जो पॉइंट्स लिखा है, किस रेशियो का कहाँ क्या इंपैक्ट होगा, एवरीथिंग यदि आपने थोरोली रिवाइज किया, ट्रस्ट में सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट को छोड़ दो तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। WCC is higher than WCR. WCC is higher than workman compensation reserve. रिजर्व है 10,000 और फ्यूचर में पे करना है 15,000, तो लाइबिलिटी ज्यादा है, हमें ज्यादा का लाइबिलिटी बनाना है। बट गुल्लक में तो हमने कितना रख रखा है? सिर्फ 10,000 ही रख रखा है, तो 5,000 जो शॉर्टफॉल है वो तो नुकसान है मेरे लिए। अब दो सिनेरियो, कुछ लोग डायरेक्टली पार्टनर से ले लेते हैं या फिर कुछ लोग रीवैल्यूएशन के थ्रू रूट करते हैं, राइट? तो आप रीवैल्यूएशन के थ्रू रूट करोगे तभी भी बात एक ही है, बिकॉज रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस भी क्या है? पार्टनर्स देते हैं। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और अभी जो एक्स्ट्रा लाइबिलिटी है वो भी कौन देगा? पार्टनर देगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो कभी कभी कुछ जगह रीवैल्यूएशन यूज होता है, तो फॉर द सेफर साइड आई एम यूजिंग रीवैल्यूएशन। हाँ, एक तरह से वो बोल सकते हो। WCR अकाउंट डेबिट revaluation account debit to WCCP अच्छे से अपन को बैलेंस शीट में पहले देखना है क्या WCR है क्या, उसके बाद अपन बैलेंस शीट के बाहर एडजस्टमेंट में रीड करेंगे क्या क्लेम के बारे में कोई कहानी लिखा है। इफ क्लेम के बारे में कहानी नहीं लिखा मतलब नो क्लेम। इफ क्लेम के बारे में कहानी लिखा है तो हमें चेक करेंगे जितना रिजर्व बना रखा है क्या उतना ही क्लेम है या उससे कम है या उससे ज्यादा है। उतना ही है तो प्रॉब्लम नहीं है, पूरा का पूरा WCR से ले लेंगे। उससे कम है तो जो शॉर्ट रिजर्व में पैसा बच गया वो क्या करेंगे? पार्टनर्स में बांट देंगे ओल्ड PSR में। लेकिन ज्यादा है तो क्या करेंगे? उतना रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहानी होता है। क्या क्या चीज? वो भी तो पार्टनर से ही ले रहा है। रिवैल्यूएशन का अल्टीमेटली किससे लोगे लॉस? पार्टनर से। वो भी तो पार्टनर से ही ले रहे हैं। कुछ भी करो घूम फिरा के होना तो पार्टनर से ही है। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम?
एकदम क्लियर है? एक लास्ट डिस्कशन है अपने पास, आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वो जब अपन आज कवर कर लेंगे, मतलब कंसेप्चुअली हमारा एडमिशन डिस्कस्ड हो जाएगा, एक्सेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट। एक्सेप्ट कैपिटल एडजस्टमेंट यानी कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को छोड़ के हम एडमिशन के सारे क्वेश्चन करने की सिचुएशन में आ जाएंगे। इज इट क्लियर? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आईएफआर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कब काम आता है? पहला बात है जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो तभी काम आएगा, राइट? अब जब भी इन्वेस्टमेंट, अब ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट कर रहा है या नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा? जब हम हमारी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे मार्केट वैल्यू के साथ तभी पता चलेगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है या फिर गिर रही है। इफ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो ये रिजर्व का काम आएगा क्या? भाई बढ़िया बात है, बढ़ रही है तो रिजर्व क्यों बनाते हैं? लॉस के लिए, कल को मेरा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिर ना जाए उसके लिए बनाया होगा ना, ताकि मैं इस रिजर्व से पैसा निकाल के उस लॉस को सेट ऑफ कर दूं। क्लियर है? तो यानी जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ता है तब इसका कोई काम नहीं आएगा। काम कब आएगा? जब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू गिरेगा। तो यानी आईएफआर का क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले कंपेयर book value of investment with market value or realizable value। इन्वेस्टमेंट होना ही पड़ेगा, इफ इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तब तो क्या ही कंपेयर करोगे। आई बात समझ में? क्या हो सकता है? बुक वैल्यू इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू योर मार्केट वैल्यू। तब कोई नुकसान या प्रॉफिट या कुछ कुछ भी हुआ? जब बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, मुझे इन्वेस्टमेंट के कोई छेड़खानी नहीं करना, तो यानी मेरा रिजर्व भी यूज नहीं हो रहा। तो अब हम रिजर्व को क्या करेंगे? किन पार्टनर्स में बांटोगे? क्योंकि बनाया भी उन्होंने ही था, उन्हीं का इन्वेस्टमेंट है, नया पार्टनर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो क्या एंट्री होगा? आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड पीएसआर में। क्लियर है? book value is higher than market value. Book value is higher than market value. अच्छा एक काम करता हूं, इसको मैं book value is higher than market value.
क्या चीज? इसलिए किया क्योंकि ये हायर में भी दो सर्कमस्टेंसेस है, समझना। एग्जाम्पल 1, IFR 10,000, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 1 लाख, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 95,000। और एक एग्जाम्पल, IFR 10,000, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 1 लाख, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 80,000। समझ में आया? पहला सिचुएशन में हमारे बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट है उसका वैल्यू कितना है? 1 लाख। उसको लेके कितने पे आना है? यानी मुझे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करना है। तो जब अपन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम करेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा। इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, एसेट का वैल्यू कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। एक सेकंड, इन्वेस्टमेंट कम करना है कितने से? ये नुकसान, लेकिन हमारा IFR कितना था? तो यूज कितना हुआ? बाकी क्या करोगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। समझ में आया? मुझे इन्वेस्टमेंट 5,000 से ही कम करना था। 10,000 का रिजर्व बना रखा है, 5,000 तो रिजर्व में फिर भी बच ही गए, क्योंकि जो नुकसान है वो मैंने IFR से ले लिया, लेकिन अभी भी रिजर्व में पैसा है तो किसको दे दूंगा मैं? पार्टनर्स में बच जाएगा। लेकिन सेकंड सिनेरियो में क्या है? इन्वेस्टमेंट को कितने से कम करना है? 20,000 से कम करना है। रिजर्व कितना बना रखा है? बाकी 10,000 का नुकसान कौन भरेगा? पार्टनर्स, राइट। आप डायरेक्ट पार्टनर से भी ले सकते हैं। सेफर साइड हम कहां डाल देंगे इसको? रीवैल्यूएशन से रूट करेंगे। डाल सकते, पूरा का पूरा 10,000 क्रेडिट कर दो, 20,000 से इन्वेस्टमेंट डेबिट कर दो, तो नेट 10,000 का इफेक्ट होगा। हाँ, पूरा डाल के भी कर सकते हैं। वो एक्चुअली वो केस है ना, तुमको जो दिमाग में आ रहा है ज्यादातर डिसोल्यूशन के केस में, रियलाइजेशन में पंगा होता था। तो रियलाइजेशन में अपन क्या करते थे, पूरा का पूरा वैल्यू ही डाल देते थे कंफ्यूजन से हटने के लिए। यहाँ पे तो एक्स्ट्रा वैल्यू बहुत सामने दिखाई देता है, तो उतना ही सही लॉस को ट्रीट कर सकते हैं, तो वो इजी हो जाता है। समझ में आया? क्लियर है? लास्ट सिनेरियो क्या है? क्या बोला? वो तो ठीक है, इन लोग क्या बोले?
book value is lesser than मार्केट वैल्यू. क्या चीज? नहीं, एक कहानी से काम कर लेगा अपन कंसेप्ट के लिए. इसका जो एग्जाम्पल है बस यहां नहीं लिख पाऊंगा ना, जगह नहीं है, एंट्री नहीं कर पाऊंगा, तो इसका एग्जाम्पल को यहाँ नीचे कैरी फॉरवर्ड कर देता हूं. ठीक है, इसका एग्जाम्पल को मैं नीचे लिख देता हूं. सपोज IFR है 10,000, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 1 लाख, इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 1.20 लाख. अब क्या करोगे? अब हमें नुकसान तो हो ही नहीं रहा, यानी रिजर्व यूज नहीं होगा, पूरा का पूरा रिजर्व क्या करेंगे, पार्टनर्स में बटेगा. इन्वेस्टमेंट का वैल्यू भी तो बढ़ रहा है, एसेट्स का वैल्यू बढ़ने से कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा ना. क्लियर है? तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, जो IFR है वो तो पूरा का पूरा सब में नहीं बटेगा, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड रेशियो में. और जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ाना है कितने से, उसको हम कहां डाल देंगे, फायदा हो रहा है, रीवैल्यूएशन. ऑटोमेटिकली ये कहां चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा, रीवैल्यूएशन से रूट होके. कर सकते थे IFR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल टू रीवैल्यूएशन. ठीक है, ज्यादातर वैसे भी लेजर्स के क्वेश्चन आते हैं, जर्नल का क्वेश्चन बहुत कम आता है पार्टनरशिप से. IFR रीवैल्यूएशन क्यों डेबिट होगा, तो तुम IFR इन्वेस्टमेंट टू पार्टनर्स कैपिटल बोलो, रीवैल्यूएशन डालो ही मत. इन्वेस्टमेंट तो डेबिट करना ही पड़ेगा ना, इफ तुम जर्नल में इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं करोगे तो उसका बैलेंस शीट में इफेक्ट कैसे जाएगा. समझ में आया? आपने ऑलमोस्ट एडमिशन पूरा का पूरा सीख लिया, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट को छोड़ के. हर सिनेरियो में क्या करना है, कैसे करना है. अब कोई बोलेगा मैं प्रीमियम फॉर गुडविल तो सिखाया नहीं, तो गुडविल में क्या किया था, एडमिशन के टाइम में प्रीमियम फॉर गुडविल का क्या करना है, पैसा लाएगा नहीं लाएगा, तो वो सारा सिनेरियो वहां कर लिया था. फिर एडमिशन में भैया और एक होता है ना, हिडन गुडविल. अरे भाई, हिडन गुडविल भी तो अपन ने गुडविल में डिस्कस किया था कि कैसे हिडन गुडविल कैलकुलेट करना है. नया पार्टनर का कैपिटल को रेसिप्रोकेट करके फर्म का टोटल कैपिटल निकालेंगे, फिर सारा पार्टनर का एडजस्टेड कैपिटल ऐड करेंगे और कंपेयर करेंगे, तो जो शॉर्ट एक्सेस है वही मेरे लिए क्या है, हिडन गुडविल है. समझ में आया? तो वो सारा सिनेरियो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था. सो योर टास्क विल बी फंडामेंटल से लेके यहां तक थोरोली रिवाइज करके आना, सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से क्वेश्चंस कर पाएंगे. नाउ अवर टास्क विल बी टू डू द क्वेश्चंस, फिर कैपिटल एडजस्टमेंट का जब आएगा उसको सीख के पूरा चैप्टर रैप अप हो जाएगा. क्लियर है? थोरोली पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, सारे नोट्स को क्लैरिटी के साथ. कोई भी डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास मेरे से पूछना. ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.